बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल साइंस कॉलेज की तरफ से मैं हूं मुबशर रशीद, बायोलॉजी का लेक्चरर। आज मॉडल साइंस कॉलेज इलाहाबाद की ऑनलाइन क्लासेस का बायोलॉजी का हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है और चैप्टर जो है वो भी फ़र्स्ट है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। और जो हमारा आज इस लेक्चर का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ बायोलॉजी। सबसे पहले तो हम बेटा बायोलॉजी जो है उसके वर्ड पर गौर करते हैं कि बायोलॉजी का वर्ड जो है वो कहाँ से बना है। बायोलॉजी का लफ्ज़ असल में दो अल्फाज का कम्बिनेशन है, बायो और लॉजी। जो बायो है वो बायो से बना है जिसका लफ्ज़ी मतलब है लाइफ, और जो लॉजी है वो लोगो से बना है जिसका लफ्ज़ी मतलब है स्टडी ऑफ। तो लिटरली या फिर जो लफ्ज़ी मतलब हैं बायोलॉजी के वो हैं द स्टडी ऑफ लाइफ, या मोर प्रिसाइजली इट मे बी इट इज़ द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक फील्ड है और दूसरी साइंसेस की तरह ये भी नेचर को समझने का एक तरीक़ाकार है। इट इज़ द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। तो ये हमें फितरत के बारे में समझ बूझ मुहैया करता है दूसरी साइंसेस की तरह। और साइंस है तो इसका मतलब है ये भी हमारा जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो इल्म है। बायोलॉजिस्ट उन साइंसदानों को कहते हैं जो ज़िंदगी का मुताला करते हैं, जानदारों का मुताला करते हैं, जो बायोलॉजी से रिलेटेड साइंसदान होते हैं। बायोलॉजी जो है उसका कुछ स्कोप है। वो स्कोप क्या है कि बायोलॉजी में हम सिर्फ लिविंग पार्ट ऑफ नेचर यानी कि फितरत के जो जानदार जो हिस्सा है, जो लाइफ है, हम उसका मुताला करते हैं। और इसके अलावा वो वाली नॉन लिविंग थिंग्स, वो वाली बेजान चीज़ें जो लिविंग थिंग्स को मुतासर करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं इन एनी वेज। तो बायोलॉजिस्ट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ नेचर and also deal with the non-living things which affect living things in any way। और वो चीज़ें जो बायोलॉजिस्ट और बायोलॉजी के स्कोप से बाहर की हैं, जिनके साथ बायोलॉजिस्ट डील नहीं करते, वो कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग और एम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है इस ज़मीन पर। और दूसरा, वाई शुड देयर बी लाइफ, और ज़मीन पर ज़िंदगी क्यों होनी चाहिए। ये वो क्वेश्चंस हैं विच आर नॉट टेकन अप बाय द बायोलॉजिस्ट एंड आर लेफ्ट फॉर द थियोलॉजियंस एंड फिलासफर। तो इन सवालों के जवाब फिलासफर्स के लिए और जो थियोलॉजियंस हैं, जो फ़लसफ़ी हैं और जो आलम हैं, जो मजहबी इल्म रखने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये सवालों के जवाब छोड़ दिए जाते हैं। वजह यह बेटा कि जो बायोलॉजी है वो एक्सपेरिमेंटल साइंस है और वो हमेशा हर चीज़ का सबूत मांगती है। अब ये वो वाले क्वेश्चन हैं जिनका हम तजर्बात करके सबूत मुहैया नहीं कर सकते, इसलिए इनके साथ बायोलॉजिस्ट डील नहीं करते। अब नेक्स्ट, व्हाट इज़ लाइफ। बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि लाइफ असल में है क्या चीज़, ज़िंदगी है क्या चीज़। तो जो ज़िंदगी है बेटा उसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो बहुत ही मुश्किल है ज़िंदगी को डिफ़ाइन करना। एक लफ्ज़ में या एक फ़िक्रे के अंदर हम ज़िंदगी की डेफिनेशन नहीं कर सकते। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने फिर ज़िंदगी को बेजान चीज़ों से, जानदारों को बेजान चीज़ों से डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनके दरमियान में फ़र्क वाज़ा करने के लिए और ये देखने के लिए कि हमारे जो बायोलॉजी है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, कौन सी चीज़ों को हमने बायोलॉजी में ज़िंदगी के तौर पर पढ़ना है, उन्होंने कुछ एनलिस्ट किए हैं, कुछ लिस्ट बनाई है करैक्टरिस्टिक्स की, कुछ करैक्टरिस्टिक का मजमुआ तश्कील दिया है, जिनकी वजह से, जिसकी मदद से वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब वो सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नंबर 1, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंटिटीज़। अब इसका क्या मतलब है। ऑर्गेनाइज्ड का लफ्ज़ी मतलब होता है मुनज़्ज़म, और इसका मतलब है कि जो जानदारों के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जिन चीज़ों से जानदार मिलकर बने हुए हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, मखसूस तरतीब से जुड़े होते हैं। और ये जो
हर जानदार के अंदर ही ये खूबी है, लेकिन ये अकेली खूबी इस्तेमाल करके हम जानदार चीज़ों को बेजान चीज़ों से फ़र्क नहीं कर सकते। वजह क्या है, कई बेजान चीज़ें भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जैसे कि साल्ट्स के क्रिस्टल्स हैं, उनमें एटम बड़ी तरतीब के साथ जुड़े होते हैं जानदारों के जिस्म के हिस्सों की तरह। जैसे हमारे जिस्म के अंदर जो हाथ हैं दाएं बाएं जुड़े हुए हैं, इसी तरह जिस्म के इंटरनल जो आर्गन्स हैं वो भी ख़ास तरतीब से जुड़े होते हैं, और दूसरे जो जानदार हैं उनमें भी तरतीब होती है, मुनज़्ज़म होती हैं चीज़ें। अब दूसरी जो करैक्टरिस्टिक है वो है कम्प्लेक्सिटी। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो हाईली कम्प्लेक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदा होती हैं, और पेचीदगी का मतलब एक तो ये भी लिया जा सकता है कि इनको समझना बहुत मुश्किल है, और इसके अलावा पेचीदगी का मतलब ये भी है कि जो एक जानदार है वो मज़ीद छोटी छोटी बहुत सी चीज़ों के मिलने से बना है, इस वजह से उनको समझना बहुत मुश्किल है। ये भी अकेली खूबी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जानदार चीज़ों को बेजान चीज़ों के साथ फ़र्क करने के लिए, क्योंकि कुछ बेजान चीज़ें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे कि मैक्रो मालिक्यूल हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स हैं, उनको समझना भी बहुत मुश्किल है। और जो बेजान चीज़ें हैं, जो मालिक्यूल हैं, वो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर भी बने होते हैं, मैक्रो मालिक्यूल। अब नेक्स्ट जो खूबी है बेटा वो है कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी जानदार हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि उनकी बॉडीज़ सेलुलर होती हैं। कुछ जानदार एक सेल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, और कुछ जानदारों में एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं जिनको मल्टीसेलुलर कहते हैं। लेकिन ये खूबी भी हम जानदारों और बेजानों में फ़र्क करने के लिए अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जानदार भी मर जाते हैं, और जो डेड ऑर्गेनिज़म होते हैं, मरे हुए जो जानदार होते हैं, उनमें सेल तो होते हैं लेकिन उनके अंदर लाइफ मौजूद नहीं होती। अब नेक्स्ट जो खूबी है जानदारों की वो है कि कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम, यानी कि डीएनए और जीन्स। जो जानदार हैं उनके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के हिस्से हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं, और ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जीन्स न्यूक्लियोटाइड की तरतीब होती है जो जानदार के जिस्म की खूबियों को कंट्रोल करती है। जैसे एक अगर जानदार का कद लंबा है, इंसान का कद लंबा है, तो इसका मतलब है उसमें लंबे कद की जीन है, और जीन न्यूक्लियोटाइड की तरतीब है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, और डीएनए के ऊपर इसका मतलब है कि जीन्स मौजूद हैं। अब जीन जो है वो खूबियों को कंट्रोल करती हैं, और जब जानदार अपने बच्चे पैदा करते हैं तो वो डीएनए अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं, इस तरह जीन्स मुंतकिल करते हैं, और इस तरह से वो अपनी खूबियाँ अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। तो पूरा फुल फ्लैज जेनेटिक प्रोग्राम होता है जानदारों के अंदर। अब अगर डीएनए और आरएनए की बात करें तो फिर वही बात आ जाएगी, कुछ जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी डीएनए या आरएनए मौजूद होगा, जेनेटिक प्रोग्राम तो है। और अभी जो वायरसेस हैं उनको भी जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान में समझा जाता है। एक तो उनका जिस्म जो है वो सेलुलर नहीं है, और जेनेटिक प्रोग्राम उनमें भी है। ज़्यादातर जो है वो वायरसेस के अंदर डीएनए होता है, लेकिन कुछ वायरसेस जिनको रेट्रोवायरसेस कहते हैं उनमें आरएनए भी जेनेटिक जो है वो मटेरियल के तौर पर अमल करता है। अब अगली जो खूबी है वो है एक्वायर प्लस यूज़ एनर्जी। जो जानदार चीज़ें हैं वो एनर्जी को एक्वायर हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और उस एनर्जी को यूज़ भी करते हैं। लेकिन हमारा आम मुशाहिदा है कि जो बेजान चीज़ें हैं वो भी एनर्जी से चलती हैं, जैसे कि गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल की जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करती हैं, समंदर की लहरें हैं वो सूरज की रोशनी की एनर्जी हासिल करती हैं, और वो लहरें जो हैं फिर जनरेट होती हैं। अब नेक्स्ट खूबी है जानदारों की कैरी आउट प्लस कंट्रोल रिएक्शंस। जो जानदार हैं वो केमिकल रिएक्शंस को सरअंजाम भी देते हैं अपने जिस्मों में, और उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कंट्रोल भी कर लेते हैं। मतलब ज़रूरत हो तो स्पीड स्लो कर ली, ज़रूरत हो तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा कर ली, और ज़रूरत पड़ने पर केमिकल रिएक्शन को ये स्टार्ट और स्टॉप भी कर सकते हैं। और एक जानदार के जिस्म में जितने भी केमिकल रिएक्शन वकूअ पज़ीर हो रहे होते हैं उन सभी को हम मुश्तरका तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब बेजान चीज़ें हैं जैसे समंदर का पानी वगैरह है या दरियाओं का पानी वगैरह है, बेजान चीज़ें हैं, लेकिन उनमें भी कई केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, और कई फैक्टर्स हैं जो उन केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं।
अब अगली खूबी है कैन ग्रो इन साइज़, मतलब ग्रोथ। जो जानदार चीज़ें हैं वो अपने साइज़ में इजाफा कर सकती हैं, ग्रोथ कर सकती हैं, अपनी नशोनुमा कर सकती हैं। अब बेजान चीज़ें जो हैं कोई, वो भी खुद ब खुद ग्रोथ करती हैं, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, चट्टानें हैं। सेडिमेंट इकट्ठे हुए, फिर दूसरा सेडिमेंट इकट्ठा हुआ, फिर तीसरा, इस तरह से रॉक्स जो हैं वो साइज़ में ग्रो करती रहती हैं। तो इसका मतलब है कि ये अकेली खूबी भी काफ़ी नहीं है जानदारों को बेजान चीज़ों से फ़र्क करने के लिए। अब अगली खूबी है मेंटेन फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि होम्योस्टेसिस। जो जानदार चीज़ें हैं वो जिस्म के अंदरूनी माहौल को तकरीबन कांस्टेंट मुस्किल रखती हैं, उसको तब्दील होने नहीं देती। मसलन हम इंसान हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी हमारे जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जिस्म का अंदरूनी जो माहौल है उसका दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, और हमारा जिस्म इस चीज़ को कंट्रोल करता है। गर्मियाँ हैं तो पसीना खारिज करके टेम्परेचर को कम करके 37 तक लाता है हमारा जिस्म, और अगर सर्दियाँ हैं तो हमारा जिस्म में कपकपी तारी होती है और मसल के काम करने से हरारत पैदा होती है। इस तरीके से हमारा जो जिस्म का दर्जा हरारत है वो बढ़कर नॉर्मल हो जाता है। अब बेजान चीज़ें हैं उनमें भी जो है वो कुछ ये इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहते हैं, जैसे समुद्रों की बहुत ज़्यादा जो गहराई है उसके अंदर पानी का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन कांस्टेंट ही रहता है। अब अगली जो खूबी है वो है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चे पैदा करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं। जानदार जैसे खुद हैं उनसे सिमिलर ही अपने जो है वो बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम गौर करें फायर वगैरह पर, आग की मिसाल ले लें, तो आग जो है वो लगी है तो वो आग जो होगी अपने जैसे ही आग प्रोड्यूस करती जाती है और आग जो है वो फैलती जाती है। इसका मतलब है कि ये अकेली खूबी भी काफ़ी नहीं है जानदार और बेजान चीज़ों में फ़र्क करने के लिए। अब लास्ट जो खूबी है वो है रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्स दिखाते हैं, जानदार रिस्पॉन्ड करते हैं माहौल में होने वाली तब्दीलियों के ख़िलाफ़। जैसे माहौल में तब्दीली होगी, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो हम क्या करते हैं, पसीना खारिज करते हैं, और ये पसीना जो खारिज करना ये हमारा रिस्पॉन्स है किसके ख़िलाफ़, जो माहौल में तब्दीली आई है, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। तो सारे जानदार ऐसा करते हैं। अब इन सारी खूबियों को डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं बेटा कि जो जानदार हैं, ज़िंदगी जो है उसकी डेफिनेशन करना आसान नहीं है। बायोलॉजिस्ट ने खूबियों का एक मजमूआ तश्कील दिया है। वो खूबियाँ जिस भी चीज़ के अंदर होंगी, सारी खूबियाँ जिस चीज़ के अंदर मौजूद होंगी, जो बायोलॉजिस्ट हैं उस चीज़ को डिक्लेयर करेंगे कि ये लाइफ है। अगर कोई एक आध भी मिसिंग हुई तो वो लाइफ जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी।